हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आपकी पॉलिटी की जो मैराथन है पार्ट 1 हमने कल करवा दी थी, और जिन्होंने भी अभी तक कल की क्लास नहीं देखी है और सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज उनके सारे मैराथन करवा रही हूँ, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी ने करवाया है। तो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा करवाए गए सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वो जो है क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा रही हूँ। सारे प्रीवियस ईयर होंगे, मेरी तरफ से कुछ नहीं है कि मैं क्वेश्चन बना के दूँ आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। तो कल हमने पॉलिटी की फर्स्ट पार्ट मैंने दे दी थी, जिन्होंने भी नहीं देखी जाकर देख ले। और आज की जो है लास्ट पॉलिटी की जो है पार्ट 2 होगी, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे क्या, साइंस की, ठीक है। इसके बाद हम साइंस या फिर हम जो है जनरल नॉलेज भी ले सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज भी ले सकते हैं, तो वो देखते हैं फिर किस पर करना है। तो आज जो है हमारा टॉपिक क्या है पॉलिटी में। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जब भी मैं क्लास डालूँ आपको पता चल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए इस चैनल से आप सभी लोग, और लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और सारी क्लास देख लीजिए। सारी क्लासों की जो है प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो सारी क्लासेस देख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है अपना क्या, आज का टॉपिक है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। इन सभी से संबंधित आपके आज के क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका, तो पहला क्वेश्चन है आपका, उस प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो ये थे पीवी सिंह। पीवी सिंह ने ये कहा था कि उन्होंने यह घोषणा किया था कि मंडल आयोग उन्होंने क्या किया था, ये मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, मतलब करेंगे ऐसी बात उन्होंने कही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, विरोध हुआ। आया बात समझ में। यहाँ पर डिटेलें हम देख सकते हैं। भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने 1990 में, कब, 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने की घोषणा की थी। मंडल आयोग का गठन 1979 यानी 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था ये, जिसके अध्यक्ष थे कौन, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। मंडल कमीशन की आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। आसान है याद करना, ठीक है। मंडल आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी क्या, कि केंद्र सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध कराना चाहिए, यानी ओबीसी, ठीक है। अन्य पिछड़े वर्ग को क्या करना चाहिए, सरकारी सेवाओं में क्या होना चाहिए, आरक्षण, ठीक है। तो ऐसी बात कही थी। और कौन थे प्रधानमंत्री, पीवी सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि क्या थी, उन्होंने कितने टाइम तक उन्होंने काम किया, तो ये 2 हफ्ते तक काम किया। आप मान सकते हैं 14 दिन। तो 14 दिन सिर्फ इन्होंने काम किए थे जब ये 1996 में प्रधानमंत्री बने। तो इसका क्या है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, और यह सरकार लगभग 2 हफ्ते यानी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक चली थी, ठीक है। तो आपको 2 हफ्ते भी दे सकता है या फिर 14 दिन भी दे सकता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ऐसा 75(1) कहता है। आर्टिकल 75 भाग 1 यानी पार्ट 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। फिर यहाँ पे है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, वो भी किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। फिर यहाँ पे है संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 यानी 164 और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा विधानसभा की संख्या के सदस्य संख्या के अधिकतम 15% किया गया। यानी अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था। ये किस में है, 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो ये हैं बीपी सिंह, वही बीपी सिंह जिन्होंने मंडल आयोग के उसमें क्या किया था, घोषणा किया था। ठीक है। तो बीपी सिंह ने कभी भी क्या है, उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। उप प्रधानमंत्री कौन कौन थे बन चुके हैं? मोरारजी देसाई, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, देवीलाल और मोरारजी देसाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कौन कब बना। तो बीपी सिंह ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है। बीपी सिंह ने 1990 तक, ठीक है, 1989 से 1990 तक इन्होंने कार्य किया। यानी कुल मिला के आप देख सकते हैं मुश्किल से सिर्फ 1 साल। मोरारजी देसाई 13 वर्ष 1967 से यानी 1967 से 19 जुलाई 1969 तक इन्होंने मोरारजी देसाई ने काम किया। ठीक है। उसके बाद देवीलाल, ये ना मोरारजी देसाई वाला गलत लग रहा है मेरे को, गलत लग नहीं रहा, गलत है, क्योंकि 1969 में तो इंदिरा गांधी थी ना। इंदिरा गांधी थी। यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन गलत है। ठीक है, मैं इसको देख के फिर आपको बताऊंगी। चलिए इसको छोड़ देते, स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इनका कार्यकाल क्या था? तो 15 अगस्त से 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक इन्होंने कार्य किया। और इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। और इन्हें किस नाम से जानते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया या फिर भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विधानमंडल के प्रति। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति होती है? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, सरकारीय आयोग में केंद्र और राज्य की बातें होती हैं, तो ये केंद्र और राज्य से संबंधित सरकारीय आयोग है। इसके अध्यक्ष कौन थे सरकारीय आयोग के? तो इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन था? संवैधानिक प्रमुख पूछा है राज्य सरकारों का, तो ये राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक जो है प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये किस में कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 यानी 153 में के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह किस में बात की गई है? तो ये 153 में बात की गई है, आर्टिकल 153।
में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 यानी 154 के अकॉर्डिंग ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा कहा गया। यानी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, 153 में कहा गया। राज्य की कार्यपालिका जितनी भी शक्तियाँ हैं वो किस में होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी, ये 154 में कहा गया है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक है आपका न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से, ठीक है। अब न्यायालय की बात होने वाली है। देखिए सारे टॉपिक वाइज करवा रही हूँ और ये मुश्किल से ही कोई जो है आप देखेंगे यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक वाइज करवा रहा होगा या प्रीवियस एक्सरसाइज करवा रहा होगा। आप नहीं यकीन है तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। मैंने भी सर्च करके देखा था, कोई नहीं करवा रहा, तो मैंने सोचा कि मैं करवाऊँ ये चीज़ जो आपके लिए बेनिफिट हो। बहुत बच्चे होते हैं किताब नहीं ले सकते हैं प्रीवियस ईयर की, तो इसलिए मैं इस चीज़ को रखी हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ मैंने यूट्यूब से पढ़ा सिर्फ और बुक नहीं लिया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो इसी वजह से मेरा ऐसा रह गया। ऐसा नहीं है, तो मैं आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं और आप ये समझ लीजिए किताब है आपके सामने, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि आपके सामने किताब है और आपको किताब से बस जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख के आप प्रैक्टिस करते रहिए, लास्ट तक आप क्लास में बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक धमाकेदार मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो आप देखेंगे तो जल्दी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में आर्टिकल 124 बताता है। आर्टिकल 124 यानी 124 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है और भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की थी, ठीक है। उसकी व्यवस्था एकीकृत की गई है जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय यानी आपकी सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधीन जितने भी न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हो गया और अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियाँ होती हैं। यानी सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अधीन सारे न्यायालय आते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है। तो ये सारे उसके अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये कहा किस में गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय यानी जो है अध्याय 4 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक बात की गई है। यानी न्यायालय के बारे में 124 से 147 तक बात की गई है, ठीक है, भाग 5 में। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किस जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है। तो न्यायाधीश के रूप में बोला है तो 5 वर्ष होना चाहिए। न्यायाधीश के रूप में कम से कम उसे 5 वर्ष होना चाहिए। अगर वहीं पे पूछे आपसे कि वकील के रूप में यानी वकालत के रूप में, तो वहाँ पे आपको करना होगा 10 साल। तो 10 साल वकालत किया हो या फिर 5 साल का जो है न्यायाधीश हो या फिर राष्ट्रपति के नज़रों में एक कानूनी जानकार हो। तो ये 3 मैटर करते हैं जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना वही चीज़, तो यह दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। यानी जब वो से अपने पद से हटता है तो वो उसका क्या होता है, एज क्या होती है, तो वो होती है आपकी 65 वर्ष से कम अगर है तो वो बन सकता है। 65 से ऊपर चला जाता है तो फिर नहीं बन सकता है, या फिर 65
जो कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसे पद से हटा दिया जाता है, खुद से हट जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपका कार्यकाल का कितने साल का होना चाहिए ये प्रावधान नहीं दिएगा, बल्कि इसमें एज का प्रावधान दिया गया है कि अगर भले ही आप 1 साल पहले ही क्यों न जज बने हो, इसके न्यायालय के न्यायाधीश बने हो सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, लेकिन अगर आप 64 एज की उम्र में आपने ये ज्वाइन किया है, न्यायाधीश बने हैं, तो फिर तो भी आपका 65 में आपका क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 65 आपके हाई सुप्रीम कोर्ट की हो जाएगी, और 62 आपका एज हो जाएगा, तो ये हाई कोर्ट का हो जाएगा, और 60 जो हो जाएगा ये आपका डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट का न्यायाधीश होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए सारी बातें जो हमने बात की वो सारी इसने बता दी हैं, और इन्होंने 60 वाली बात नहीं बताई, तो मैंने बता दी आपको कि ये किससे है, डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट जो है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। फिर से बात करते हैं, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय यानी उसके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष, ठीक है। अवर न्यायालय यानी उसके जो न्यायालय होते हैं उसके अधीन या फिर अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को, यानी लंबे से चल रहे किसी भी मामले को उच्चतर प्राधिकारी यानी उच्च या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है, उच्च न्यायालय में, ठीक है। तो ये इसकी बात ये किस में कही गई है, तो ये किस न्यायालय के अंतर है, ये किस याचिका के अंतर है, तो ये उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश सिर्फ पूछा है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि महिला न्यायाधीश, तो ये थी फातिमा बीबी, ठीक है, फातिमा बीबी। लेकिन आपसे पूछे मुख्य न्यायाधीश, तो ये थी आपकी कौन? लीला सेठ, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, और ये कहाँ की थी? तो ये हिमाचल प्रदेश की थी लीला सेठ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फातिमा बीबी 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश थी। आप देख ये डेट आपको याद होगी, 1989 से लेके 1990 तक ही आपने देखा कि बीपी सिंह भी क्या थे? प्रधानमंत्री बने थे, बस ये उनसे 2 साल ज़्यादा रही हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। उसके बाद आपका लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ये कहाँ से थी? उत्तर जो है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला, अब सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहे हैं। लीला सेठ जो थी वो थी आपकी किसकी? तो वो थी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश। फिर से वही क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, सिर्फ महिला न्यायाधीश पूछा है, तो ये फातिमा बीबी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अगर निर्वचन से संबंधित कोई मामला होता है तो इसकी सुनवाई करने के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए कम से कम न्यायाधीशों की? तो ये होनी चाहिए कितनी? तो ये होनी चाहिए कम से कम 5 संख्या होनी चाहिए न्यायाधीशों की, ठीक है। और ये आर्टिकल 145 में कहा गया है, आर्टिकल 145 पार्ट 3 में कहा गया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? यानी जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल क्या होता है? तो ये 5 वर्ष होता है। राज्यपाल
जो है राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो इसमें 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तब जाके राज्यपाल किसी भी राज्य का राज्यपाल आप बन सकते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है इस समय, बताइए। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन हैं संबंधित, उसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा वही चीज़ फिर से रिपीट हो गया है। ये राज्यपाल के पद का अधिकारी कार्यकाल कितने दिनों का है, तो ये दिनों का नहीं 5 वर्ष का होता है। तो हम ये एक बात बता दें आपसे कि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इससे आप ये ना समझ कर रिपीट क्वेश्चन रिपीट, हम खुद से तो ला नहीं रहे, आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर आ चुका है, किन किन पेपरों में आ चुका है, तो ये कितने इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 2019 में आया था ये, देख रहे हैं आप। तो ये इसलिए होता है कि आप समझे कि ये कितनी बार आ चुका है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वहाँ पे बोला था कि जो है 145 में बताया गया था उसकी नियुक्ति। ठीक है, कार्यकाल। अब 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन आप ये बताइए फिर आपके जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो फिर जो क्या नाम है, राज्यपाल की नियुक्ति फिर कैसे होती है? तो राज्यपाल की जो होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये विधि है इसको राष्ट्रपति के जो है चुनाव की। तो राज्यपाल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे राष्ट्रपति की प्रसाद जो है, यही मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर रह सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार यानी 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेरफेर करने की शक्ति है? तो ये 161 की बात है, तो ये राज्यपाल से आती है। ठीक है, ये राज्यपाल की बात होती है, राज्यपाल। लेकिन अगर 75 बोल दे, अगर 75 बोल दे तब नहीं, 72 में किसका है? तो ये राष्ट्रपति का हो जाता है। तो 161 जो है, तो ये है आपका राज्यपाल से संबंधित, यानी राज्यपाल जो होता है उससे ये अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और है कि वह जो है किसी भी अपराध में सज़ा प्राप्त व्यक्ति को क्षमा दे सकता है अथवा दंड को स्थगित कर सकता है, यानी रोक सकता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, परंतु वह मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता राज्यपाल। लेकिन राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को भी सज़ा माफ़ कर सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, क्यों? ऐसे करने लगे तो सब अपराधी होने लगे, वो करने लगे। तो मृत्यु दंड की जो सज़ा है ये राष्ट्रपति ही रोक सकता है, राज्यपाल नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब ये 2019 के जानकारी के हिसाब से बात की जा रही है। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे उस टाइम पे? 2019 में महाराष्ट्र कौन थे? तो ये थे सी विद्यासागर राव थे। ठीक है, उस टाइम पे। वर्तमान में कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में इसके क्या हैं? राज्यपाल है महाराष्ट्र की। और प्रधानमंत्री कौन है वहाँ का? तो एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, एकनाथ शिंदे। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यानी स्वतंत्रता के बाद किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू भारत की पहली
महिला राज्यपाल थीं। ये कांग्रेस में 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया था, इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, गलत है। अभी हमने पढ़ा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है ना, यही तो हमने पढ़ा अभी, राष्ट्रपति करता है। फिर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, नहीं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है, यही बात सही है, बाकी सब आपकी गलत हो जाएंगी। तो आपसे क्या पूछा था? सही पूछा था, तो आपका सही हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के राज्य की नियुक्ति की जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, भारत के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह जो है ये किस में है? 145, ठीक है। लेकिन भारत की जो कार्य शक्तियाँ हैं, यानी संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, ऐसा 155 में कहा गया है। ठीक है, 155 में कहा गया है। और 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा या पद पर रहेगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और 153 में राज्यपाल के पद की बात की गई है कि भारत का एक राज्यपाल होगा, ऐसा किसमें कहा है? 153 में। 51 या 52 में क्या कहा गया है? तो 52 में कहा गया है आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। तो 153 में क्या कहा गया है? राज्यपाल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, प्राधिकारी कहे या नियुक्ति कहे, कुछ भी कह दे, आपको क्या करना है? राज्यपाल के लिए तो आप राष्ट्रपति ही लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ऐसा पूछा है। वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है? राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। 1/4 लिखा था वहाँ पे, तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, वो कहाँ से होते हैं? तो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। ठीक है, अनुभव, विशेष योगदान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और बात की गई है, 170 के तहत अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को, कितने सदस्य को? एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत करता है। राष्ट्रपति कितने सदस्य को करता था? तो वो करता था 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल कितना कर रहा है? 1 कर रहा है, और 1/6 विधान परिषद से। ठीक है, ये बात हुई आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा, यहाँ पे एक बात और कही गई है, मैंने जो बताई ना कि हटा दी गई है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को हटा दिया गया, यानी सब लोकसभा से भी हटा दिया गया और विधानसभा से भी हटा दिया गया है, यानी दोनों जगह से हटा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार शक्ति प्राप्त है? तो ये 123 के अंतर्गत राज्यपाल 123 नहीं, 123 के अंतर्गत किसका है?
तो ये राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अध्यादेश जारी करें। लेकिन आपका राज्यपाल का पूछा तो 213, बस इसका क्या कर देंगे, वन को आप इस वन को आप उठा के यहाँ पे कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 213। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 211 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन आचरण के विषय में बताया गया है ना, ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, डैश विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसे है, तो ये है राज्यपाल को। संयुक्त बैठक बुलाने की किसको अधिकार है, तो ये राज्यपाल को है। ठीक है, सत्रावसान वही होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति किसको होती है, राज्यपाल को होती है। ठीक है, किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 महीने का से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने पे होना चाहिए बैठक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो ये है किसके विरुद्ध, राज्यपाल के। राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चलता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति भी चलता है और भारत की उपराष्ट्रपति के प्रति भी चलता है, लेकिन राज्यपाल के प्रति नहीं चलता है। 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी होंगे। ठीक है, और 67 ख में उपराष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में क्या हुआ है, महाभियोग के बारे में बात किया गया है। और 124 पार्ट 4 में उच्चतम न्यायालय यानी 124(4) में न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो रही है, तो चाहे एक मैं बात बताऊं इम्पॉर्टेंट, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का ही क्यों ना राज्यपाल हो, कि भारत में किसी भी राज्यपाल की भारत में किसी क्या बात हुई है, चाहे वो यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है ना, तो भारत में किसी भी हाई कोर्ट की यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे वो हिमाचल का प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का ही क्यों ना हो, भारत की किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही इनका नियुक्ति करता है और जो है राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन अगर पूछ दे कि जिला के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तब आपका आ जाएगा राज्यपाल करता है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल के अधीन होता है, तब राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण यानी विश्व का सबसे बड़ा न्यायिक अदालत है वो कौन सा है, तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है। ये हमारे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का हाई कोर्ट है जो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। ठीक है, इसमें कितने क्यों है, पदों की संख्या के आधार पर इसमें क्या है, पदों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, इलाहाबाद में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 160 पद पर स्वीकृत हैं। 160 पद पर न्यायाधीशों की संख्या है और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कितनी हैं, तो ये 34 हैं, यानी 33 + 1 34 हैं। और हाई कोर्ट में कितनी है, 160। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में कितनी है, तो 15 है, भारत के लोग 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 15 न्यायाधीश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
नवसृजित उच्च न्यायालय कौन है? जो नए नए न्यायालय बने हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, जो कि नए नए बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इनका गठन कब हुआ था? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, तो ये गठन हुई 2013 को, ठीक है, 2013 को। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, वर्तमान में भारत में कुल कितने 25 उच्च न्यायालय हैं? कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और आंध्र प्रदेश के अमरावती, यानी आंध्र प्रदेश अमरावती किसकी राजधानी? आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश के में देश के 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, यानी लास्ट उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? फिर से देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो ये 169 यानी 169 यानी 169 के तहत, ठीक है। तो ये विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त 169 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए? किसी भी विधानसभा में तो कम से कम उसे 60 होने चाहिए और अधिक से अधिक 500 होने चाहिए। हालांकि यह विवादित है, ठीक है, इसमें कई कई राज्यों में विवाद है, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ लिखी गई है कि कहाँ पर क्या है। तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद है। वर्तमान में राज्यों में सिक्किम में कितनी हैं? 60 से कम है 32। मिज़ोरम में और गोवा में कितनी हैं? 40। विधानसभाएं कितनी हैं? 60 से कम हैं। तो ये सब क्या है? ये विधानसभाएं 60 से कम है ना, तो ये बात हुई। उसके बाद पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है, इसकी विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। विधानसभा सदस्यों का कार्य कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के तहत आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? युगल यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा किया है कि अब विवाह के जो तलाक है वो तलाक अधिकार जल्दी दिए हो जाएंगे अगर दोनों पार्टी में, अगर दोनों कपल में जो है सुलह नहीं होता है तो ये दिया गया है आर्टिकल 142 क में। 142 क में कहा गया है कि जो क्या है तलाक है, तलाक के बारे में क्या कहा गया है 142 क में, ठीक है, 142 क में कहा गया है। और इसमें क्या बात हुई है, न्यायालय के को पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की अद्वितीय शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? यानी भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल को जो है मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? थोड़ा सा ना देख रहे हैं लैंग्वेज को घुमा रहा है, तो ये करता है वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री करता है, राज्य का वित्त मंत्री करता है मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को प्रमाणित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
110 आर्टिकल 110 में क्या कहा गया है? लोकसभा में धन विधेयक पास किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 199 यानी विधानसभा में धन विधेयक, 110 लोकसभा में धन विधेयक, 199 विधानसभा में धन विधेयक, ये बात हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये कब से कब तक थे। 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक रहे। उसके बाद दूसरे कौन बने? नफीसुल हसन दूसरे बने। मदन मोहन वर्मा 5वें विधानसभा अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष? तो सतीश महाना हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। ठीक है, सतीश महाना जो 29 मार्च 2022 में बने हैं। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। आपका अगला टॉपिक है जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय और पंचायती संस्थाएं। ठीक है, तो ये आपके लास्ट टॉपिक होने वाला है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो गांव के सभी सदस्य होते हैं या फिर गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, जी जितने भी पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन सभी वयस्क सदस्य, उन सभी को जो होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जिनका भी मतदाता के रूप में पंजीकृत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अच्छा, बोर तो नहीं हुए होंगे ना? आई होप बोर मत होइएगा। और पिछले जितने भी अभी आपने क्वेश्चन किए हैं ये सारे बेनिफिट हैं, इतना तक इनफ है आपका। ठीक है, और टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत है आपके लिए, हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका। अच्छा, हमने इस पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है, यानी कौन शामिल है ग्राम सभा में, वही बात हो रही है। ठीक है, कि वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव के विशेष पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हो। ये वही क्वेश्चन है, पहला ही उसको घुमा कर बस दे दिया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच बनी ग्राम पंचायत की? तो ये बनी थी छवि राजावत, ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच छवि राजावत। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत सर्वप्रथम डिजिटल वार्ड पंचायत। डिजिटल वार्ड पंचायत ये केरल है, भारत का पहला डिजिटल वार्ड पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। 5वें अनुसूची क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? फिर से पढ़ लेते हैं एक बार हम। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1926 के तहत आते हैं? यानी कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं 10 राज्य आते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। इन सभी जगह पर क्या है आपका? तो इन सभी जगह पे क्या है?
तो इन सभी जगह पे आपकी क्या बात हुई है, ये सभी राज्य में पंचायतें हैं। ठीक है, कहीं पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिक्र आया है, उत्तर प्रदेश में मतलब पंचायतों की कोई वैल्यू उतना खास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कौन से डेट को मनाया जाता है? यह दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो ये 24 अक्टूबर क्या है 24 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था, इसकी स्थापना पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 1959 में नागौर में किया था। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 24 अप्रैल को घोषित किया गया था। 2010 में पहली बार मनाया गया था और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की? तो ये राजस्थान में नागौर ज़िले में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो हमने अभी देखा 24 अप्रैल को 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषित किया था। किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस ज़िले में पेश किया गया था? तो ये नागौर ज़िले में पेश किया गया था। और ये नागौर ज़िला कहाँ पर है? तो ये नागौर ज़िला आपका है राजस्थान में। ठीक है, ध्यान होगा आप सभी को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मज़ा आ रहा होगा इस क्लास में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन इससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है किस संविधान संशोधन में किया गया है ऐसा? तो ऐसा है 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो ये 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें विषय हैं आपके कुल 29 विषय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायतें बनाने की परिकल्पना किसमें की गई है? 3 सोपानों में। तो ये की गई है आपके भाग 9 में। क्या है? भाग 9। ठीक है, भाग 9 में। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 में ख में यह प्रदान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का क्या होगा? गठन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था में शामिल नहीं है। तो ये है सरकारी आय संस्था, यानी ग्राम सरकारी संस्था पंचायती राज संस्था में नहीं है, बल्कि ये किसमें है? ग्राम सभा। कौन शामिल है इसमें? न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत, ये शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा
अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करती है। ठीक है, ये कितने स्तर की? त्रिस्तरीय। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, इन 3 स्तरों पर ये इसकी व्यवस्था करती है। और न्याय पंचायत भारत में ग्राम स्तर पर विवाद समाधान की एक प्रणाली है। ठीक है, ये न्याय पंचायत जो है किससे संबंधित है? ग्राम स्तर से संबंधित है ये। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ग्राम सहकारी संस्था ये शामिल नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो इसमें 3 स्तर होते हैं। अभी आपने देखा ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है, ये देखिए ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर या जिला स्तर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी जाती है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो ये है आपका ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सारे जितने हैं आपको ना, ये सभी, तो आपको इन सभी को स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से या रोक के आप वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लीजिएगा डिटेल्स को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो ये आपका नगर परिषद नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है क्या? तो ब्लॉक स्तर पर क्या होता है आप बताइएगा? पंचायत समिति। क्या होता है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति होती है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की यानी सिफारिश की? तो ये किया था त्रिस्तरीय, किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। अशोक मेहता ने क्या दिया था? तो इन्होंने 2 स्तरीय का दिया था। तो 2 स्तरीय अशोक मेहता, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये विचार रखा था किसने? बलवंत राय मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो ये किया था बलवंत राय मेहता ने। यानी आप देख सकते हैं कि कई तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयार करना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद भाग 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान पर कवर करता है। तो ये पंचायत है, पंचायत शीर्षक से। ठीक है, पंचायत शीर्षक से, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये करता है आपकी पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली का। 243 पंचायती राज प्रणाली की बात करता है। ठीक है, और ये 243 से 243 तक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? संवैधानिक दर्जा, तो ये 243 के तहत दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित आपका आर्टिकल पूछा है। ठीक है, तो ये है 243 आपका आर्टिकल पंचायती राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने
पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो ये 1992 का 73वां संविधान संशोधन ने किया ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया? तो ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार यानी फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो ये हर जो है 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ग्राम पंचायत के द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो ऐसा 2/3 सदस्यों का जो है 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए आपके? समर्थन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं बल्कि कितनी है, 24 जो है कितनी, 2,24,280, 2,24,280, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं? तो होने चाहिए ये 33% ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की बात की? तो ये 50% आरक्षण की बात हुई थी, मंजूरी दी थी। किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? तो वो थे जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, पहले राज्य हैं ये। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 7 से 17 ग्राम वार्डों से चुने जाते हैं और ये सदस्य कितने होते हैं? 7 से 17 सदस्य होते हैं और ये इन्हें ही पंच कहते हैं। 7 से 17 सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? तो ये 2 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 2 बार होनी चाहिए लगभग, किसी भी में भी हो बैठक की तो वो 2 बार होनी ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होती है 21, ठीक है, 21 एज का होना चाहिए। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो ये नागालैंड में नहीं है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, गोवा में है, पर नागालैंड में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? तो ये स्थानीय सरकार होती है और जो आम जनता के सबसे करीब होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा अगला टॉपिक है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है, इस पर हम बात अब अगली क्लास में करेंगे। आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं, पूरी क्लासेस देख लीजिए, सारी जाके प्लेलिस्ट बन चुकी है और आगे की जो क्लासेस हैं एग्ज़ाम तक वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, ये क्लासेस चलती रहेंगी। आपकी क्लास लगभग आपकी क्लास चलने वाली है, तो ये चलने वाली है आपकी तो ये आपकी चलेगी आपकी 28 को आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग है, तो ये चलेगी आपकी 26 तक, ठीक है। 26 में आप 26 तक आपकी सारी क्लासेस की जो है मैराथन ख़त्म हो जाएंगी
और सारे प्रैक्टिस आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बस उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और ये जितने भी हैं इनको करवाने के बाद मैं एक काम करूँगी, फिर आपका करंट अफेयर का मैराथन मैं लेके आऊँगी, ताकि क्योंकि करंट अफेयर में कुछ मुझे ज़्यादा करवानी है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि करंट अफेयर का भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यों करवा रही हूँ मैं, ये सब हो जाए इसके बाद करंट अफेयर की लेकर आऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है टाइम नहीं लगने वाला है, 4 से 5 दिन में हो जाना है। ठीक है, तो अगली जो क्लास होगी वो देखते हैं किस पर है, और आएगा तो मैं बता दूँगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन भी आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ही करके जाइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके जोड़ लीजिए, उन्हें भी इस चैनल से। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है और इस क्लास से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाती रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।